गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ओलिगोपोली के बारे में बात करेंगे। ओलिगोपोली से पहले हमने मार्केट की 3 कंपटीशन को पढ़ लिया है। उनमें से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उन तीनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उनकी वीडियो को आप पहले ज़रूर देखना, उसके बाद में ओलिगोपोली के ऊपर आना, इसको देखना, ठीक है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोपोली के फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, मीनिंग, उसकी बात करेंगे। देन अजम्पशन की बात करेंगे, उसके बाद में क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यानी कि ये ओलिगोपोली का एक बेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। चलिए बात करते हैं ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली क्या होती है? ओलिगोपोली को हिंदी में हम कहते हैं अल्पाधिकार। ओलिगोपोली हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पाधिकार। क्लियर? ओलिगोपोली जो है, अल्पाधिकार जो है, वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड से, यानी ओलिगोई प्लस पोली, इन 2 वर्ड से मिलके बना है। ओलिगोई जो ये है, इसका मतलब होता है बच्चों फ्यू, और फ्यू का मतलब हमें पता है क्या होता है, कुछ। ओके, अब बच गया पोली। पोली का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। नियंत्रण, क्लियर? यानी कि कुछ नियंत्रण होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ओलिगोपोली अल्पाधिकार होता है, और अल्पाधिकार का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्रेता होते हैं और जो विक्रेता होते हैं, उनकी संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जो बेचने वाले होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर थोड़े से, यानी कि 2 से लेकर 10 तक की संख्या होती है यहाँ पर फर्मों की। फर्म जो होती है वो 2 से 10 तक हो सकती है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर आगे बात करें खरीदने वालों की, तो जो क्रेता होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, बड़ी फर्में होती है। ये जितनी भी फर्में होती है 2 से लेकर 10 तक, ठीक है ना, ये जो बड़ी फर्में होती है, बहुत इनका स्केल बहुत बड़ा होता है, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अगर आगे बात करें ओलिगोपोली की, तो ओलिगोपोली क्या होता है, एक ऐसा बाजार है जिसके अंदर कुछ समरूप वस्तुएं क्या होती है, कुछ तो यहाँ पर समरूप वस्तुएं होती है और कुछ यहाँ पर विभेदीकृत वस्तुएं होती है। होमोजीनियस प्लस होमोजीनियस और डिफरेंशिएट गुड्स होती है। यहाँ पर विभेदीकृत वस्तुएं और समरूप वस्तुओं का ये संगम होता है, ठीक है ना। दोनों वस्तुएं होती है यहाँ पर। अगर होमोजीनियस का एग्जांपल लिया जाए तो देखो, लोहा, इस्पात, सीमेंट, ये सारे होमोजीनियस के एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। अगर डिफरेंशिएट की बात की जाए तो कार, बाइक्स, ये सारे क्या है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, होमोजीनियस वस्तुएं भी होती है और विभेदीकृत डिफरेंशिएट गुड्स भी होती है, दोनों वस्तुएं होती है। अल्पाधिकार की एक और विशेषता होती है, क्या होती है कि यहाँ पर फर्में आपस में परस्पर निर्भर होती है, परस्पर संबंधित होती है। फर्में आपस में परस्पर संबंधित होती है। संबंधित का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पर 2 फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, ये 2 फर्म है। अगर फर्म ए ने प्राइस कम कर दी तो फर्म बी भी क्या करेगी,
प्राइस कम करेगी। यानी एक फर्म का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरी फर्म उस निर्णय के बाद में क्या रिएक्ट करेगी, है ना, क्या रिएक्ट करेगी। एक फर्म का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरी फर्म उस निर्णय के बाद में क्या रिएक्ट करने वाली है, इसका अंदाजा पहली फर्म पहले ही लगा लेती है, ठीक है ना। यहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अनिश्चितता होती है कि अगर ए फर्म कुछ करती है, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाती है या प्राइस को बढ़ाती है या अपनी बिक्री अधिकतम करने का सोचती है, तो वो पहले से ये ध्यान में रखती है, उसे पता होता है या वो अंदाज़ा लगा लेती है कि दूसरी फर्म का डिसीजन क्या होगा। यहाँ पर कीन कंपटीशन हम बोल सकते हैं, कीन कंपटीशन होता है, तीव्र प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ओलिगोपोली के इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर ए फर्म प्राइस कम करती है तो फर्म बी प्राइस को कम करेगी, लेकिन अगर प्राइस बढ़ा देती है फर्म ए तो फर्म बी क्या करेगी, प्राइस को सेम रखेगी, ना तो कम करेगी और ना ही बढ़ाएगी। और ऐसा करने से क्या होगा, इस फर्म के जितने भी कस्टमर होंगे वो सारे के सारे फर्म बी के पास चले जाएंगे। इस फर्म को क्या होगा, हानि होगी। यानी कि प्राइस कम करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ और प्राइस बढ़ाने से भी उसको नुकसान हुआ। प्राइस कम करने से फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन प्राइस बढ़ाने से नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, गला काट प्रतियोगिता कह सकते हैं, यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, कोलिसिव यहाँ पर हो जाता है। संगठन बना लेती है फर्में, ठीक है ना, संगठन बनाकर एक प्राइस को डिसाइड कर देती है, ठीक है ना। वो आगे जब हम मॉडल पढ़ेंगे, इसके 3 मॉडल है, कोर्नोट का, एजवर्थ का, ब्रेटन वुड्स का, वो मॉडल जो है वो हम पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं अजम्पशन की। अजम्पशन में सबसे पहले हमारे पास है फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स, यानी कि बेचने वाले, मैंने आपको पहले बताया था 2 से लेकर 10 तक संख्याएं होती है फर्मों की। यहाँ पर बेचने वाले कम होते हैं और खरीदने वाले क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे देश की बात करें तो अगर 4 पहिया वाहन या कार की हम बात करें तो कार बनाने वाली कितनी फर्म होंगी, 10 होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 12 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो वही क्या करती है, पूरे देश को सप्लाई करती है, पूरे देश की डिमांड को पूरा करती है। और उनमें से भी मारुति जो है वो 70% डिमांड को पूरा करती है। अपने देश इंडिया देश में, भारत में क्या है कि 70% कारें कौन बनाती है, मारुति बनाती है। बहुत बड़े स्केल की कंपनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं होमोजीनियस और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। पहले ही हमने बात कर ली थी इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, समरूप वस्तुएं होती है और विभेदीकृत वस्तुएं होती है। समरूप वस्तुओं का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक तो था एयरलाइंस, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया था सीमेंट, लोहा, इस्पात, ये सारे उद्योग किसके हैं, समरूप वस्तुओं के हैं, ठीक है। और विभेदीकृत वस्तुएं कौन सी है, कार है, बाइक्स है या अन्य कोई और मोटर बाइक्स है, ठीक है, मोटर गाड़ियाँ जितनी भी हैं, ठीक है ना, वो विभेदीकृत वस्तुएं हैं। चलिए आगे बात करते हैं इंटरडिपेंडेंट के ऊपर भी हमने अभी बात की थी कि परस्पर निर्भर होती है, फर्में आपस में परस्पर निर्भर होती है। परस्पर निर्भरता का मतलब क्या होता है कि फर्में कीमत और उत्पादन संबंधी निर्णयों से काफ़ी प्रभावित होती है। यहाँ पर क्या है, उत्पादन संबंधी और कीमत संबंधी जो निर्णय हैं जो लिए जाते हैं, वो एक फर्म पहले ही ये सोच लेती है कि अगर प्राइस को बढ़ाना है तो दूसरी फर्म का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें एक फर्म का आदर्श निर्णय इस बात पर, यहाँ इस प्रकार की स्थिति होती है कि एक फर्म का आदर्श निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरी फर्म क्या निर्णय लेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर फर्में क्या होती है, परस्पर निर्भर होती है आपस के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे है लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पर जो फर्में होती है वो समरूप नहीं होती, उनमें समरूपता का अभाव होता है, यानी सारी फर्में एक जैसी नहीं होती। कोई फर्म बड़े स्केल की होती है, कोई फर्म छोटे स्केल की होती है। जैसे हमने अभी बात की थी कि जो मारुति जो है वो देश की 70% जो है कारों का निर्माण करती है, इसलिए मारुति क्या है, सबसे बड़ी कंपनी है।
और भी बहुत छोटी छोटी कार बनाने वाली कंपनियां हैं, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की कमी है, समरूपता का अभाव है, एक जैसी कंपनी नहीं है, ना ही एक जैसी फर्में हैं सारी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। विज्ञापन, जो फर्म जितना ज़्यादा विज्ञापन करेगी उसकी सेल उतनी ज़्यादा होगी, ये इस कंपटीशन में होता है। हम देखते भी हैं रियल लाइफ के अंदर, टीवी में, न्यूज़पेपर में जो ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन है वो किसके आते हैं, इन्हीं चीज़ों के आते हैं ना। जैसे सीमेंट का हो गया, लोहे की कोई चीज़ है, सरिया है, उसका हो गया, या हम डिफरेंशिएट गुड्स की बात करें, बाइक होगी उसके विज्ञापन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, कार होगी उसके विज्ञापन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन का क्या होता है, एक अहम रोल होता है, ठीक है। और यहाँ पर विज्ञापन पर किए गए खर्च का मतलब क्या है कि उस वस्तु की डिमांड को बढ़ाना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मोनोपोली का एलिमेंट भी यहाँ पर पाया जाता है। कैसे, यहाँ पर प्रत्येक फर्म को अपने ब्रांड में क्या होती है, मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है प्रत्येक फर्म को अपने ब्रांड में। कोई भी दूसरी फर्म उस नाम का यूज नहीं कर सकती। जैसे मारुति है, या बाइक्स की बात करें, हीरो है, होंडा है ना, उस नाम को पर्टिकुलर उस फर्म ने रजिस्टर्ड करवा लिया है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो उस नाम को कोई दूसरी फर्म यूज नहीं कर सकती। और प्रत्येक ब्रांड के अंदर एक फर्म को एकाधिकार प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर एकाधिकार हासिल किस प्रकार से कर लेती है फर्में, यहाँ पर एकाधिकार इस तरीके से कर लेती है कि फर्में समूह बना लेती है, यानी कि समझौता कर लेती है आपस में, और एक प्राइस डिसाइड कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस डिसाइड कर देती है, और वो भी मोनोपोली का एक यहाँ पर कारण बन जाता है। परस्पर सहयोग के द्वारा यहाँ पर कीमत बढ़ा देती है फर्में, और एकाधिकारी लाभ प्राप्त कर लेती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है कि प्राइस का ना कम होना ना ज़्यादा होना। अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, ये प्राइस रिजिडिटी का एग्जाम्पल है। ये प्राइस रिजिडिटी के एग्जाम्पल के तौर पर इसका यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो दो फर्म है हमारे पास, ए और बी। फर्म ए अगर प्राइस को कम करती है तो फर्म बी भी प्राइस को कम करेगी, ठीक है ना। अगर फर्म ए प्राइस को बढ़ा देती है तो फर्म बी प्राइस को कभी भी नहीं बढ़ाएगी। अगर फर्म ए प्राइस को कम करती है तो फर्म बी के सारे कस्टमर इसके पास आ जाएंगे, इसलिए मजबूरी हो जाती है फर्म बी की प्राइस को कम करना, इसलिए वो प्राइस को कम करती है। अब अगर फर्म बी प्राइस को बढ़ाती है तो ऑटोमेटिक इसके सारे कस्टमर बी के पास चले जाएंगे, इसलिए इसको प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना कम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस यहाँ पर जैसे है वैसे ही रहती है, प्राइस रिजिडिटी होती है यहाँ पर, ठीक है ना। कीमत ना बढ़ती है ना कम होती है। ओके, चलिए कीमत बढ़ाने पर भी नुकसान होता है, कीमत कम करने पर भी नुकसान होता है, दोनों में से एक फर्म को। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कीन कंपटीशन का मतलब कि क्विक रिएक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, तीव्र प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर कि यहाँ पर फर्में इंटरडिपेंडेंट होती है, परस्पर निर्भर करती है एक दूसरे पर, या परस्पर संबंधित होती है फर्में। एक फर्म का निर्णय दूसरी फर्म के निर्णय से संबंधित होता है किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी रूप में। जैसे उत्पादन और कीमत के निर्णय होते हैं वो एक दूसरी फर्मों से आपस में संबंधित होते हैं। अगर एक फर्म प्राइस को कम करती है तो दूसरा भी कम करेगा, और नज़रें गड़ाए रखती है एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर कि वो क्या करने वाली है, तुरंत रिएक्शन मिलता है। अगर एक फर्म प्राइस को कम करती है तो उसी समय प्राइस दूसरी भी कम कर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कीन कंपटीशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता होती है। किसी भी फर्म को ये पता नहीं होता कि दूसरी फर्म क्या करने वाली है, ठीक है ना। प्रोडक्शन संबंधी निर्णय क्या लेगी, उत्पादन संबंधी निर्णय क्या लेगी, या फिर कीमत संबंधी निर्णय क्या लेगी, बिक्री संबंधी निर्णय क्या लेगी। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती है फर्म के अंदर, फर्म के स्केल को बढ़ाना कम करना, प्लांट और कहीं लगाना, बहुत सारे निर्णय होते हैं एक फर्म को
जो फर्म को लेने होते हैं, उसके बारे में दूसरी फर्म को किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं होती, कोई भी जानकारी नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर अनिश्चितता होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव का मतलब कि यहाँ पर ओलिगोपोली के अंदर केवल फर्म का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता, उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे सुरक्षा को अधिकतम करना, जोखिम को कम करना, बिक्री को अधिकतम करना। इस प्रकार से बहुत सारे जो है यहाँ पर उद्देश्य होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सम बैरियर टू एंट्री। यहाँ पर फर्म अगर एंट्री करेगी तो उसमें कुछ कानूनी प्रतिबंध आ जाते हैं, कुछ पेटेंट अधिकार लेने पड़ते हैं, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, वो होती है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर जो फर्में पहले से मौजूद होती है इस मार्केट के अंदर, वो एक बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही होती है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, ना तो उतनी कैपिटल मिल पाती, ठीक है ना। उतनी कैपिटल ना मिल पाने के कारण भी फर्में इस मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। इसी कारण यहाँ पर फर्मों की संख्या कम रहती है, 2 से 10 जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो ये कुछ बैरियर होते हैं, कुछ कानूनी अधिकार होते हैं वो लेने पड़ते हैं, या कुछ पेटेंट अधिकार होते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अपने ब्रांड का, वो तब तक रजिस्टर्ड नहीं होता जब तक सारी कंडीशंस फुलफिल ना हो जाएं, ठीक है ना। और सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उत्पादन एक बड़े स्केल पर करना होता है, उतना ही प्रोडक्शन दिखाना पड़ता है कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना, और वो हो नहीं पाता, इसलिए फर्म यहाँ पर एंटर नहीं कर पाती। चलिए इतनी अजम्पशन थी ओलिगोपोली कंपटीशन की। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट के अंदर क्या होती है, समरूप वस्तुएं बनती है। परफेक्ट के अंदर क्या है, हमने जो एग्जांपल लिया था कि वह अल्पाधिकार की वह स्थिति जिसके अंदर क्या होती है, समरूप वस्तुएं, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट जहां बनता है उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट पूर्ण अल्पाधिकार बोलते हैं। और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कौन सी होती है, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली वो होती है जहां पर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बनता है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट कौन सा, मतलब कार, बाइक्स, है ना, ये जो है ये प्रोडक्ट जहां बनते हैं। चलिए फिर उसके बाद में बात करते हैं ओपन और क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन और क्लोज्ड ओलिगोपोली का मतलब क्या है, अल्पाधिकार की वह स्थिति जिसके अंदर फर्में एंटर कर सकती है कभी भी, उसको बोलते हैं खुला अल्पाधिकार। और बंद अल्पाधिकार कौन सा होता है, जिसके अंदर फर्में एंटर नहीं कर सकती। चलिए आगे बात करते हैं पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली वह होती है जिसमें बाजार में एक प्रधान फर्म होती है और वही प्रधान फर्म कीमत नेता भी होती है। यानी पार्शियल के अंदर क्या होता है, आंशिक अल्पाधिकार। इसका मतलब क्या होता है, आंशिक अल्पाधिकार। आंशिक अल्पाधिकार के अंदर क्या होता है, एक प्रधान फर्म होती है, एक लीडर होती है जिसको प्राइस लीडर बना दिया जाता है, कीमत नेता, और वही कीमत को बनाती है और उसी को सारी फर्में फॉलो करती है, उसको बोलते हैं आंशिक अल्पाधिकार। और फुल ओलिगोपोली क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी कीमत नेता या प्रधान फर्म नहीं होती। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव का मतलब होता है गठबंधन अल्पाधिकार और नॉन कोल्यूसिव का गैर गठबंधन अल्पाधिकार। गठबंधन अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसके अंदर फर्में क्या करती है, गठबंधन कर लेती है, आपस में मिल जाती है। और नॉन कोल्यूसिव के अंदर फर्में आपस में नहीं मिलती, सामान्य कीमत नीति होती है। कोल्यूसिव के अंदर एक सामान्य कीमत नीति बनाती है और उसी के आधार पर प्राइस को डिसाइड करती है। लेकिन नॉन कोल्यूसिव
नॉन कोलिशिव के अंदर क्या होता है, गैर गठबंधन अल्पाधिकार के अंदर फर्में आपस के अंदर इकट्ठी नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई सामान्य कीमत नीति नहीं बनती है, स्वतंत्र रूप से कीमत निर्धारित करती है यहाँ पर फर्में, उसको बोलते हैं गैर गठबंधन अल्पाधिकार। तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।